हेलो एवरीवन, हम डिस्कस कर रहे थे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इसके अंदर हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। हम माउथ या बक्कल कैविटी के बारे में पढ़ चुके हैं। उसमें हमने क्या क्या देखा, टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स। अब अगर आपको याद हो तो हमने एक डायग्राम है वो स्टडी किया था। क्या था उस डायग्राम में, ये जो हमारा माउथ है यहाँ पे फूड आ चुका है। यहाँ पे जो फूड है वो स्टार्च की फॉर्म में था, वो स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये फूड जाएगा किसके अंदर, इस ईसोफेगस के अंदर, इस फूड पाइप के अंदर। इस फूड पाइप के साथ साथ यहाँ पे एक और पाइप प्रेजेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रैकिया या फिर विंड पाइप। विंड पाइप क्यों बोलते हैं, विंड मीन्स हवा, कि इसमें से हवा जाती है। तो इसके ऊपर एक ढक्कन होता है, जैसे बोतल के ऊपर ढक्कन होता है ना, वैसे इसके ऊपर भी ढक्कन होता है। इस ढक्कन को क्या बोलते हैं हम, एपिग्लॉटिस। ठीक है, जो बोतल का मुंह होता है वैसे ही इसका जो मुंह होता है जिसके ऊपर ये एपिग्लॉटिस लगता है उसको ग्लॉटिस बोलते हैं। अभी आप सब ढक्कन का नाम याद रखिए, एपिग्लॉटिस। ठीक है, तो ये क्या करता है कि ईसोफेगस में हमारा फूड जाता है। ईसोफेगस का काम क्या होता है, फूड को कहाँ से कहाँ पहुँचाना, माउथ से। ईसोफेगस के बाद क्या है, बल्बस स्ट्रक्चर, फूली हुई सी स्ट्रक्चर जो आपकी दिखती रहती है हमेशा, ये टमी, आपका स्टमक। ठीक है, तो ये माउथ से स्टमक तक फूड को लेके जाती है। हमने ट्रैकिया की बात की, वो ट्रैकिया जो है वो विंड पाइप है और इसका क्या फंक्शन होता है, ये एयर को कहाँ से कहाँ लेके जाती है, हमारे नोस्ट्रिल्स जो है ना, जो नाक है हमारी, उसके जो नोस्ट्रिल्स हैं वहाँ से कहाँ लेके जाएगी, लंग्स तक लेके जाती है हमारे। ठीक है, तो क्या होता है कि कभी कभी मान लो हम जल्दी में खाना खा रहे हैं, हाँ भाई स्कूल जाना है, स्कूल बस निकल ना जाए, सिर्फ 5 मिनट बची है, हमें खाना भी खाना है उसमें। तो हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में खाना खाते हैं, ना उसको चबाते हैं ना कुछ और करते हैं, फटाफट खाना खाना। या फिर खाना खाते टाइम आप बात कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप खाना खाते टाइम हंस रहे हो। तो क्या होता है कि उस टाइम पे हमें ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या होगा, जैसे हमने क्या कहा, ये थी आपकी ईसोफेगस। इस ईसोफेगस के साथ साथ यहाँ पे क्या थी, ट्रैकिया, और यहाँ पे ये ढक्कन प्रेजेंट था, एपिग्लॉटिस जिसे कहा था। ठीक है, ये क्या थी, ईसोफेगस, और ये क्या है, ट्रैकिया, और ये क्या है, एपिग्लॉटिस। तो क्या होता है, जैसे ही हम जल्दी जल्दी में खाते हैं, बातें करते हुए खाते हैं या फिर हंसते हुए खाते हैं, तो क्या होता है उस टाइम पे हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या होगा, नॉस्ट्रल से हवा आती है और यहाँ से ये ढक्कन खुल जाता है, इसके अंदर आती है। तो हवा आने के बाद जब ये खुला है, उस टाइम पे जब हवा आ रही है, तो क्या होता है, जो खाना है वो भी इधर से आ रहा है। अब खाने को अगर ये खुला दिख गया तो ये खाना तो इधर ना जाने की बजाय इधर भी जा सकता है। आती है ना आपको, कफिंग होती है, बहुत बार खांसी आने लग जाती है खाना खाते टाइम। घर वाले कहते हैं कि खाना फंस गया है बेटा, धीरे धीरे खाओ, इतना जल्दी मत खाओ, या फिर खाना खाते टाइम बातें मत करो, या हंसो मत, बाद में हंस लेना। ये नहीं कि आपको हंसने के लिए मना कर रहे हैं, बस ये कह रहे हैं कि खाना खाते टाइम हंसो मत, क्योंकि अगर हंसोगे तो नुकसान किसका है, आपका ही है। यहाँ आपके खाना किस में चला जाता है, ट्रैकिया में चला जाता है, और आपको कफिंग होने लगती है। ये जो प्रोसेस होता है जिसमें फूड ईसोफेगस में ना जाके आपका एपिग्लॉटिस ओपन रहता है, तो उस ग्लॉटिस के थ्रू ट्रैकिया में जब आपका फूड एंटर कर जाता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हिकअप्स, या फिर चोकिंग सेंसेशन। हिकअप्स या चोकिंग सेंसेशन क्या होता है, इसमें जो फूड होता है वो किसके अंदर चला जाता है, ट्रैकिया के अंदर, विंड पाइप के अंदर आपका फूड चला जाता है।
इसको हिकअप्स या चोकिंग सेंसेशन कहते हैं। और आपकी लोकल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो इसको क्या कहते हैं, हिचकी। फंस जाता है तो आपको कफिंग भी होती है और हिचकी भी आने लग जाती है। ठीक है, तो कभी भी खाना खाते टाइम ना बातें करें, ना हंसें और ना ही जल्दी जल्दी में खाना खाएं। धीरे धीरे अच्छे से चबा चबा के खाना खाएं। ओके, तो अगर ईसोफेगस या जो फूड पाइप है इसके अंदर खाना आ गया, अब खाना यहाँ आ तो गया, ऐसे थोड़ी ना है कि आपका झूले वाला स्लोप है फिसल गया है यहाँ से, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, कोई झूले वाला स्लोप नहीं है ये देखिए यहाँ पे ये आपकी ईसोफेगस धीरे धीरे छोटी छोटी बनाते हैं। यहाँ पे खाना आया स्टार्टिंग में आपके ईसोफेगस में, तो क्या होगा, यहाँ पीछे से जो आपकी ईसोफेगस है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है। जैसे ये आपकी कोई पाइप है, ठीक है, यहाँ से भी खुली है, मैं हाथ को नहीं खोल सकती, यहाँ से खोल दिया तो कुछ नहीं बचेगा। तो क्या होता है कि जैसे ही अपने यहाँ पे मान लो यहाँ पे कुछ आ गया, तो हम क्या करेंगे, पीछे से अपने हाथ को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगे तो वो चीज़ आगे की साइड खिसकना शुरू हो जाती है। जैसे कैसे बताएं आपको, ये है। ठीक है, तो अगर आप हाथ को यहाँ से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करो तो ये आगे की साइड खिसकता जाएगा। तो वैसे ही क्या होगा, यहाँ से आपकी जो ईसोफेगस होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, वो सिकुड़ना शुरू हो जाती है। जैसे उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इस फूड पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगता है पीछे से, तो ये आगे की साइड मूव करता है। अब फूड पार्टिकल यहाँ आ गया, अब यहाँ से भी इसको आगे मूव करना है, तो यहाँ से ईसोफेगस फिर से कॉन्स्ट्रिक्ट करती है। ठीक है, ये फूड पार्टिकल फिर आगे मूव करेगा, फिर ये यहाँ पहुँच गया फूड पार्टिकल, तो आपकी ईसोफेगस यहाँ से फिर से कॉन्ट्रैक्ट करेगी और आगे फूड पार्टिकल मूव करेगा। जैसे ही फूड पार्टिकल आगे मूव करता है तो ये जो कॉन्ट्रैक्टेड थी वो रिलैक्स्ड स्टेट में आ जाती है, आराम करती है। ठीक है, आरामदायक रहती है। तो क्या होता है कि जो फूड का मूवमेंट होता है वो कैसे होता है, ये जो ईसोफेगस होती है आपकी, जो फूड पाइप होती है, इसके अंदर इसकी वॉल में क्या होती है, मसल्स होती हैं। वॉल के अंदर मसल्स प्रेजेंट होती है और ये मसल्स क्या करती हैं, कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस, कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस। ठीक है, इसके अंदर कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता रहता है, जिसकी वजह से ये जो फूड पार्टिकल है ये आगे की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो जो फूड पार्टिकल है वो धीरे धीरे ऐसे ही आगे की तरफ मूव करता जाएगा और आगे की तरफ मूव करके कहाँ पहुँच जाएगा, स्टमक के पास। तो ये जो कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस होते हैं आपके ईसोफेगस की वॉल के अंदर, इस तरह से फूड मूवमेंट करता है, इसे क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी कह सकते हैं, पेरिस्टाल्सिस भी कह सकते हैं। ठीक है, इस मूवमेंट से, इस प्रोसेस के द्वारा आपका फूड है वो कहाँ पहुँच जाता है, स्टमक के अंदर। कभी कभी वॉमिटिंग होती है, वो क्या होती है, आपने खाना खाया अच्छे से एक्सेस में खा लिया, अब आपका फूड, आपका जो स्टमक है वो एक्सेस फूड को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, अपने अंदर नहीं आने दे रहा है। तो क्या होता है, जैसे ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से फूड इधर आया था वैसे ही इधर से फूड मूव करना शुरू कर देगा। यहाँ फूड पार्टिकल था तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन से ये फूड आगे मूव करेगा, फिर फूड पार्टिकल यहाँ पहुँच गया तो यहाँ पहुँचने के बाद फिर से यहाँ कॉन्ट्रैक्शन होगा और ये फूड पार्टिकल क्या होगा, वापस से माउथ के थ्रू बाहर निकल जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, सोचो सोचो, उल्टियाँ होनी शुरू हो जाती हैं। तो उस उल्टी को बोलते क्या हैं, कुछ टर्म होती है, क्या बोलते हैं, वोमिटिंग। वोमिटिंग में क्या होता है, जो फूड होता है वो कहाँ से कहाँ मूव करता है, स्टमक टू माउथ, वापस मूव कर जाता है और जो भी आपने खाया है वो बाहर वोमिट हो जाता है, बाहर गिर जाता है। नहीं लगा ना आपकी बॉडी को कुछ भी।
तो लिमिट में खाया करो, एक्सेस में मत खाया करो। बोलते हैं ना कभी कभी कितनी स्वादिष्ट चीज़ है, पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा। तो पेट जब भर जाता है तो मन को भी शांत कर लेना चाहिए ताकि आपको वोमिटिंग ना हो। और बातें कम करो, थोड़ा धीरे धीरे खाओ, कम हंसो खाना खाते टाइम, तो आपको हिचकी भी नहीं आएंगी, कफिंग भी नहीं होगी। ठीक है, वो कफिंग किस लिए होती है? ताकि जो हवा है वो वापस माउथ की तरफ जाने लग जाए और जो आपका खाना यहाँ ट्रैकिया में फंस गया है वो बाहर निकल जाए। ठीक है, अब हमारा खाना कहाँ पहुँच गया? स्टमक के अंदर पहुँच गया। आपका जो फूला हुआ भाग है उसके अंदर पहुँचा ना खाना? जब खाएंगे तभी पहुँचेगा ना, वीडियो देख के थोड़ी ना खाना पहुँच जाएगा। तो जब खाना खाएंगे तो आपके स्टमक के अंदर आपका खाना पहुँच जाएगा। अब बात करते हैं हम स्टमक में खाना आ चुका है। स्टमक में कैसा खाना आया है? जो कि कुछ पार्ट है उसमें डाइजेस्ट हो रखा है। कुछ पार्ट क्या डाइजेस्ट हो रखा है? जो हमने जो कार्बोहाइड्रेट खाया था उसमें स्टार्च का डाइजेशन हो गया है, वो शुगर में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, ये स्टमक के अंदर फूड पहुंचा है जो इस स्टेट में है। इसके अलावा प्रोटीन, फैट्स, किसी का कोई डाइजेशन स्टार्ट नहीं हुआ माउथ के अंदर। ये माउथ में हुआ था ये प्रोसेस, अब ये खाना पहुंच गया है स्टमक के अंदर। अब स्टमक के अंदर क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है? जो स्टमक होता है वो हमारी बॉडी में लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। इस स्टमक की जो वॉल होती हैं वो थिक होती हैं, वॉल्स थिक होती हैं। और किस शेप का मतलब कैसा दिखता है स्टमक? बैग की तरह दिखता है, ऐसा लगता है कोई थैला है वो ले लिया हमने, कैरी कर लिया। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? जैसे ये इसोफेगस आई, ठीक है, उसके बाद ऐसी ऐसी कुछ स्ट्रक्चर स्टमक की है। तो ये कुछ आपने अल्फ़ाबेट्स पढ़े होंगे ना, पढ़े होंगे अल्फ़ाबेट्स। तो कैसा दिखता है? ये जे शेप्ड दिखता है। और जो हमारा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बात कर ले या कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल कर ले, उनमें सबसे वाइडेस्ट जो पार्ट होता है वो क्या होता है? स्टमक होता है। ठीक है, सबसे वाइडेस्ट पार्ट। तो सबसे वाइडेस्ट है तो क्या होगा? जैसे ही फूड इस स्टमक के अंदर आया तो इस स्टमक के अंदर जो फूड है वो कितने टाइम के लिए रहता है? 2 to 3 आवर्स के लिए फूड इसके अंदर रहता है। इसके अंदर मिक्सिंग होती रहती है, कुछ डाइजेशन होता रहता है। जो मिक्सिंग वगैरह होती है उसको क्या बोलते हैं? चर्निंग प्रोसेस, कि जो फूड है वो चर्न होता रहता है। ओके, तो ये हमने कुछ इसके स्टमक के बारे में, कुछ स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में ये डिस्कस किया। अब क्या होता है कि ये जो स्टमक होता है, इस स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है, ठीक है, इनर लाइनिंग, ये जो इनर लाइनिंग होती है स्टमक की, ये क्या करती है? कुछ सिक्रीशंस करती है। कौन कौन से सिक्रीशन करती है? फर्स्ट म्यूकस, म्यूकस को सिक्रीट करती है। सेकंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको सिक्रीट करती है। थर्ड डाइजेस्टिव जूसेस। तो ये सब क्या काम करेंगे? ये ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं जिससे जो फूड आया है उसका फर्दर डाइजेशन हो, उसमें और भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, उनका डाइजेशन स्टार्ट हो जाए। तो क्या होता है? सबसे पहले हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अगर बात करें तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये क्या करता है? हमारे फूड के साथ हम कुछ बैक्टीरिया भी कंज्यूम करते हैं। तो इसका पहला फंक्शन होता है किल्स बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में फूड के साथ एंटर कर गए हैं उनको किल करने का काम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये काम तो हो गया, बैक्टीरिया को किल करता है। दूसरा क्या काम करता है? ये स्टमक के अंदर एसिड है तो एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है स्टमक के अंदर। अब एसिडिक एनवायरनमेंट की क्या ज़रूरत पड़ गई? क्यों? बेसिक नहीं चलेगा, तो एसिडिक एनवायरनमेंट की ज़रूरत किस लिए पड़ी? ये जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं इनको एक्टिव करने के लिए हमें एसिडिक एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट होती है ताकि ये अपना
फंक्शन परफॉर्म कर सकें। अगर बेसिक या न्यूट्रल रहेगा स्टमक का एनवायरनमेंट तो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। सिर्फ एसिडिक एनवायरनमेंट ऐसा होता है जिसमें ये डाइजेस्टिव जूसेस एक्टिव होते हैं। ओके, फिर उसके बाद जो एसिड है तो इतना ज़्यादा एसिड सिक्रीट हो जाता है स्टमक के अंदर कि वो एसिड है वो क्या करना शुरू कर देता है, यहाँ पे स्टमक के अंदर पोर्स क्रिएट करना शुरू कर देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्सर्स। ठीक है, स्टमक अल्सर्स। डॉक्टर के पास चेक कराने जाते हैं कि मेरे पेट के अंदर तो बहुत सारे, मतलब डॉक्टर क्या कहता है, आपके पेट के अंदर बहुत सारे अल्सर्स हो रखे हैं। वो किस लिए होते हैं, ये जो एसिड है ये क्या कर देता है, आपके स्टमक लाइनिंग को डिग्रेड कर देता है। जो इनर लाइनिंग होती है ना स्टमक की, उसको डिग्रेड कर देता है। तो इस डिग्रेडेशन से बचाने के लिए स्टमक की लाइनिंग को, ये जो स्टमक लाइनिंग है अपने बचाव के लिए क्या करती है, म्यूकस का सिक्रीशन करती है। ये म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किसको, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है, फ्रॉम एसिड। फिर उसके बाद डाइजेस्टिव जूसेस का क्या काम है, एक्टिव फॉर्म में तो आ गए ये एसिडिक एनवायरनमेंट लेके। अब इनका काम क्या होता है, यहाँ पे माउथ के अंदर स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो गया था, तो डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं, ये जो प्रोटीन होता है इसका डाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये काम होता है किसका, डाइजेस्टिव जूसेस का। प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, स्टमक में 3 सिक्रीशंस होते हैं, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइजेस्टिव जूसेस। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो हमारे फूड के साथ जो बैक्टीरिया आ जाते हैं स्टमक के अंदर उनको किल करने का काम करता है और एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, जिसकी वजह से ये जो डाइजेस्टिव जूसेस है ये अपना काम कर पाते हैं, एक्टिव हो पाते हैं। और इनका काम क्या होता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करना छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। फिर उसके बाद जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो इतना ज़्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है डाइजेस्टिव जूसेस को एक्टिव बनाने के लिए कि वही एसिडिक एनवायरनमेंट क्या करता है, जो स्टमक की इनर लाइनिंग है इसको डिग्रेड करना शुरू कर देता है और स्टमक के अंदर अल्सर्स क्रिएट हो जाते हैं। तो इन सब से प्रोटेक्ट करने के लिए इनर लाइनिंग म्यूकस का सिक्रेशन करती है। म्यूकस क्या करता है, इनर लाइनिंग को इस एसिडिक एनवायरनमेंट से प्रिवेंट करता है, जिससे कि हमारे स्टमक में अल्सर्स नहीं होते, उनसे बच जाते हैं। ठीक है, तो हमारा खाना कहाँ तक पहुँच चुका है, स्टमक तक। और डाइजेस्ट क्या क्या हो चुका है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन स्टार्ट हो चुका है और प्रोटीन का भी डाइजेशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो आगे कहाँ जाएगा खाना, खा लेना खाना, ये मत सोचना कि हाँ खाना कहाँ जाएगा पता नहीं स्टमक के बाद, ये सोच के खाना खाना मत बंद कर देना, कंटिन्यूसली अपना खाना खाते रहना। हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे स्टमक के बाद खाना कहाँ जाता है और वहाँ जाके उसके साथ और क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं। ठीक है, उसके साथ क्या क्या ट्रेजेडी होती है, घर से वो निकल चुका है और वो अपना पाथ ट्रैवल कर रहा है, उस पाथ में उसके पास क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, कौन कौन उसको मारने की कोशिश करता है। ठीक है, तो फूड के ये फर्दर जो डिस्क्रिप्शंस हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप इतना स्टडी कीजिए, आपके स्टमक में आपका खाना पहुंच चुका है। थैंक यू सो मच, बी सेफ एंड बी हैप्पी।